हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 317 क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 317 जो कि आईपीसी की धारा 410, 411, 412, 413, 414 के समरूप है। यानी आईपीसी की धारा 410, 411, 412, 413, 414 के समरूप है। चुराई हुई संपत्ति क्या है, इसमें क्या दंड का प्रावधान है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ लास्ट में वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। इस धारा में चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा दी गई है। बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 1 चुराई हुई संपत्ति को परिभाषित करता है। कोई संपत्ति चुराई हुई है अथवा नहीं, ये प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करता है। केवल ऐसी संपत्ति चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आती है जिसका कब्जा, चोरी, उद्यापन, लूट या आपराधिक न्यासभंग अथवा आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा अंतरित हुआ हो। सारांश यह है कि इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 प्रकार की संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति माना जाएगा। नंबर 1, चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 2, अपकर्षण द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 3, लूट द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 4, आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। नंबर 5, आपराधिक न्यासभंग द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति। जो संपत्ति जालसाजी अथवा छल द्वारा प्राप्त की गई हो उसे चुराई हुई संपत्ति नहीं कहा जाएगा। चुराई हुई संपत्ति के विषय में निम्न बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, जब तक चुराई हुई संपत्ति का तत्व पूर्ववत बना रहता है वह चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी, भले ही उसके रूप को परिवर्तित कर दिया जाए। अतः चुराए गए सोने के आभूषणों को गलाकर उन्हें सोने के टुकड़े में परिवर्तित किए जाने पर भी वह चुराई हुई संपत्ति बनी रहेगी। फिर से समझिए, अतः चुराए गए सोने के आभूषणों को गलाकर उन्हें सोने के टुकड़े में परिवर्तित किए जाने पर भी वह चुराई हुई संपत्ति बनी रहेगी। परंतु यदि सोने के चुराए गए हार के बदले में कोई दूसरा हार या बैल लिया गया हो तो स्पष्ट है कि इस प्रकार लिया गया हार या बैल चुराई हुई संपत्ति नहीं मानी जाएगी। चुराए हुए सोने के आभूषणों को बेच दिए जाने पर उनसे प्राप्त नकदी को चुराई हुई संपत्ति नहीं कहा जा सकेगा। काबिल बनाम ग्रीन के इंग्लिश वाद में निर्णित किया गया कि चुराई हुई बकरी को मारकर उससे निकले हुए मटन को चुराई गई संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि बकरी का मूल तत्व अर्थात मांस पूर्ववत बना रहता है। नंबर 2, यदि चुराई गई वस्तु उसके मालिक के कब्जे में वापस लौटा दी जाए। यदि चुराई गई वस्तु उसके मालिक के कब्जे में वापस लौटा दी जाए और मालिक उस वस्तु को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचते हुए पुनः उस चोर को वापस सौंप दे तो ऐसी दशा में वह चोरी की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। फिर से समझिए, यदि चुराई गई वस्तु उसके मालिक के कब्जे में वापस लौटा दी जाए, जो चोरी हुआ है जिसका है उसको वापस लौटा दिया जाए और मालिक उस वस्तु को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचते हुए पुनः उस चोर को वापस सौंप दे तो ऐसी दशा में वह चोरी की संपत्ति नहीं मानी जाएगी और वह तीसरा व्यक्ति जिसने उस वस्तु को खरीदा है चोरी की वस्तु रखने के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकेगा, भले ही उसने इस वस्तु को इस जानकारी के साथ खरीदा हो कि वह चोरी की वस्तु है। नंबर 3, प्रत्येक चुराई हुई संपत्ति का कोई न कोई स्वामी या वारिस होना आवश्यक है। बिना वारिस के संपत्ति चुराई नहीं जा सकती। उदाहरण, एक स्वर्ण बुल धार्मिक पर्व पर बिना किसी वारिस के छोड़ा गया हो, चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकता, इसलिए वह चोरी की संपत्ति भी नहीं कहा जा सकेगा। नंबर 4, यह आवश्यक नहीं है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को दोष मुक्त किए जाने पर चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी निर्दोष छोड़ दिया जाए। उदाहरण, यदि 7 वर्ष से कम आयु का बालक किसी सोने के हार को चुरा लाता है और उसे किसी अन्य व्यक्ति को कुछ पैसों के लिए या कुछ पैसों के बदले दे देता है तो यद्यपि बालक को, चूंकि बालक क्या है, अवयस्क है, बालक क्या है, अवयस्क है, उसमें देखिए अवयस्क है, उसकी उम्र कितनी है, 7 वर्ष है, 7 वर्ष
से कम है। कितनी है? 7 वर्ष से कम है, जो कि अपवादों के अंतर्गत आता है। हमने आपको बताया भी है अपवादों के बारे में कि अपवादों में क्या कंडीशंस बनती है, अपवादों के अंतर्गत क्या कहा जाता है। तो जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य रहता है वो बीएनएस की धारा किसमें दिया है? बीएनएस की धारा 20 में दिया हुआ है। किसमें? बीएनएस की धारा 20 में, जो जैसे कि अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य है। फिर से समझिए, उदाहरण, यदि 7 वर्ष से कम आयु के बालक का किसी सोने के हार को चुरा लाता है, 7 वर्ष से कम आयु का बालक कोई सोने का हार चुरा लाता है और उसे किसी अन्य व्यक्ति को कुछ पैसों के बदले दे देता है, तो यद्यपि बालक को बीएनएस की धारा 20 के अंतर्गत आवश्यकता के बचाव के कारण चोरी के अपराध के लिए सिद्ध दोष नहीं किया जा सकता, फिर भी उस हार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के अपराध में इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि बीएनएस की धारा 317 के अधीन आरोप के लिए संपत्ति चुराई हुई होना मूल आवश्यक तत्व है। यदि कोई व्यक्ति इस जानकारी के साथ कि संपत्ति चुराई हुई है या चुराई हुई होने की संभावना है उसे प्राप्त करता है या रखता है, तो उसे इस दशा के अधीन आरोपित किया जाएगा। यदि पारिस्थितिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति के पास से बरामद की गई संपत्ति माल चुराई हुई संपत्ति है, तो यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण होगा कि व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता की थी। क्या थी? चुराई हुई वस्तु को छिपाने में सहायता की थी। तो साथियों, अभी हमने चुराई हुई संपत्ति के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे इसी में कि चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना, बेईमानी से प्राप्त करना क्या है। इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है? देखिए, सब क्लॉज 1 हमने बता दिया। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 कहता है जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा। मतलब क्या हुआ? स्पष्ट मतलब है इसका कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। इस धारा में, बीएनएस की धारा सब क्लॉज 2 में चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि यह धारा चोरी करने वाले व्यक्ति के प्रति लागू नहीं होती, अपितु उस व्यक्ति पर लागू होती है जो चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है। इस धारा के अपराध के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं। अभियुक्त ने चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त की हो या अपने पास रखी हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसे ज्ञात हो अथवा विश्वास करने का कारण हो कि वह संपत्ति चुराई हुई है। नंबर 3, यह तथ्य की संपत्ति चुराई हुई हो। नंबर 4, उक्त संपत्ति अभियुक्त के कब्जे में आने के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो। सतीश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में 4 अभियुक्त विष्णु गोपाल, सतीश चंद्र मनोहर तथा विष्णु शंकर। कौन कौन से 4 अभियुक्त हैं? विष्णु गोपाल, सतीश चंद्र, मनोहर लाल तथा विष्णु शंकर ने एक संस्थान के मुनीम की हत्या करके उसके कब्जे से 8,800 रुपये लूट लिए। अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 34 या 411 के साथ पठित धारा 392 व 302 के अंतर्गत अभ्यारोपित किया गया। सभी धारा 392 आईपीसी व 302 के अपराध से दोष मुक्त कर दिए गए तथा विष्णु गोपाल एवं मनोहर लाल को धारा 411 के अपराध से भी दोष मुक्त कर दिया गया। केवल विष्णु शंकर सतीश चंद्र को धारा 411 के अंतर्गत चोरी हुई संपत्ति रखने के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया, क्योंकि उनके कब्जे से क्रमशः 2,000 रुपये और 3100 रुपये बरामद किए गए, जो कि लूटा हुआ धन था। श्रीनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में डकैती में चुराया हुआ कपड़ा घटना के 3 दिन बाद अभियुक्त के कपड़े की दुकान से बरामद किया गया। डकैती की अन्य वस्तुएं अभियुक्त के पास से बरामद नहीं हुई थी। डकैती के चक्षुदर्शी साक्षियों अथवा मारे गए व्यक्ति के मृत्युकालिक घोषणा में अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अभियुक्त को केवल धारा आईपीसी की धारा 411 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जाना उचित होगा, न कि आईपीसी की धारा 396 के अधीन। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला द्वारा पहने हुए गहने प्रस्तुत करता है जिसकी 3 दिन पूर्व हत्या हुई हो और उसके पास इस बात का कोई समाधान कारक उत्तर न हो कि उसने गहने कहां से या कैसे प्राप्त किए, तो स्पष्ट है कि इसमें उसका बेईमानी पूर्ण आशय विद्यमान था। अतः वह धारा 411 यानी बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 2 के अपराध का दोषी रहेगा।
विश्वनाथ बनाम राज के बाद में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी हुई घड़ी रखने का आरोप सिद्ध हो चुका था, अतः उसे धारा 411 के अंतर्गत केवल 125 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया, क्योंकि अपराध की घटना को कई वर्ष बीत चुके थे तथा अभियुक्त 1 माह तक विचाराधीन कारावासी के रूप में जेल में रह चुका था। इस धारा के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि की जाने के पूर्व कथित चुराई गई संपत्ति की शिनाख्त की जाना आवश्यक है। क्या किया जाना? चुराई हुई वस्तु की शिनाख्त यानी पहचान कराई जाना आवश्यक है। यदि चुराई हुई संपत्ति पहचानी नहीं जाती तो अभियुक्त को धारा 411 के अंतर्गत सिद्ध दोष नहीं किया जा सकेगा। मेवाराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में अभियुक्त के पास से बरामद की गई चुराई हुई घड़ी की शिनाख्त न होने की वजह से उसकी धारा 411 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया गया। नारायण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में अभियुक्त के पास से डकैती की संपत्ति बरामद की गई। अभियुक्त यह साबित करने में सफल रहा कि जब उसके द्वारा उक्त संपत्ति का क्रय किया गया था उस समय उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह डकैती की संपत्ति है। अतः उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि इसे धारा 411 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने का अपराध माना जाना चाहिए, न कि धारा 412 के अधीन डकैती से संबंधित संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध। तो साथियों, हमने बताया बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 2 जो कि चुराई हुई संपत्ति बेईमानी पूर्वक रखेगा उसे सजा कितनी मिलेगी? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सिद्ध दोष होने पर क्या किया जाएगा? 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 3। क्या पढ़ेंगे? 317 का सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 क्या कहता है? जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा जिसके कब्जे के विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई थी, मतलब डकैती डार करके जो संपत्ति ली गई थी, डकैती डार करके जो प्राप्त की गई थी संपत्ति, उसको बेईमानी पूर्वक अपने पास रखेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। इस धारा के अनुसार अब डकैती के अपराध में, इस धारा के अनुसार डकैती के अपराध में चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना एक गंभीरतम अपराध माना गया है। अब्दुल शकूर बनाम असम राज्य के बाद में यह अब निर्धारित किया गया कि आईपीसी की धारा 412 के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए उसके विरुद्ध निम्नलिखित बातें साबित की जाना आवश्यक है। पहली यह कि प्रश्नगत संपत्ति चुराई गई है। नंबर दूसरा, अभियुक्त ने उसे बेईमानी से प्राप्त किया है या रखा है। नंबर तीसरा, अभियुक्त को यह ज्ञात था या विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण था कि प्रश्नगत संपत्ति डकैती करते समय चुराई गई है। छोटेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में साक्ष्य के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सका कि अभियुक्त वास्तव में डकैतों में से एक था, परंतु उसके बारे में यह अवधारणा करने के लिए पर्याप्त कारण था कि वह डकैतों द्वारा अंतरित संपत्ति का प्राप्तकर्ता हो सकता था। अतः उसे उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 397 के अंतर्गत दंडित न करते हुए धारा 412 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया। अमर सिंह बनाम राज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यदि डकैती में लूटी हुई संपत्ति डकैती की घटना के तत्काल बाद अभियुक्त के पास से बरामद की जाती है तो अभियुक्त को धारा 395 आईपीसी के अंतर्गत सिद्ध दोष किए जाने के बजाय धारा 412 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया जाना न्यायोचित होगा। परंतु जहां डकैती से क्षतिग्रस्त व्यक्ति और उसके माता पिता द्वारा अन्य डकैतों सहित अभियुक्त का भी डकैती में शामिल होना स्वयं देखा हो और उसकी पहचान कर ली गई हो तो ऐसी दशा में अभियुक्त को आईपीसी की धारा 395 के अधीन ही दंडित किया जाना चाहिए, न कि धारा 412 के अंतर्गत। दिलीप मलिक बनाम राज के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि जहां अभियुक्त को डकैती के अपराध के लिए सिद्ध दोष पाया गया वहां उसे डकैती की संपत्ति प्राप्त करने या रखने के अपराध के लिए भी धारा 412 के अधीन पृथक से दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। ताहिर मोहम्मद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में 2 अभियुक्तों में एक अभियुक्त द्वारा डकैती से लूट में प्राप्त संपत्ति लेने की तथ्य की संस्कृति के परिणाम स्वरूप उसके पास से बरामद की गई संपत्ति को ग्राह्य माना गया और इस आधार पर दूसरे अभियुक्त को भी धारा 412 के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जाकर उसे उसके द्वारा भोगे गए कारावास की अवधि से दंडित किया जाना न्यायोचित माना गया। साथियों, जो हम आपको जजमेंट बता रहे हैं इनमें जो हम सेक्शन बोलते हैं वो सेक्शन आईपीसी के ही हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई जजमेंट बीएनएस का हुआ नहीं है। नारायण प्रसाद तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में
अपीलार्थी सहित 2 अन्य अभियुक्तों अब्बास खान तथा रहीम खान को डकैती के जेवरात तथा सोने चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं रखने के आरोप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 412 के अंतर्गत प्रत्येक को 10 वर्ष के शासन कारावास तथा 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। यद्यपि इसका कोई सबूत नहीं मिला कि अभियुक्तों को उक्त आभूषणों को खरीदते समय यह जानकारी थी कि वह डकैती करके चुराया हुआ माल है। उनका कथन है कि उन्होंने जिस व्यक्ति से ये आभूषण खरीदे थे उससे इसकी बाकायदा रसीद प्राप्त की थी, परंतु उसे विक्रेता को प्रतिपक्ष के गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अभिकथन किया कि उक्त परिस्थिति में अभियुक्तों को धारा 412 की बजाय 411 आईपीसी के अंतर्गत चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के आरोप के लिए दोष सिद्ध की जाना न्यायोचित होगा। अतः न्यायालय ने अभियुक्तों के दंड को घटाकर धारा 411 के अनुसार 3 वर्ष कर दिया तथा आदेशित किया कि उनकी जमानत पर रिहाई रद्द करके उन्हें शेष कारावास की सजा भोगने के लिए तत्काल जेल भेजा जाए। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 3, जिसमें डकैती के दौरान चुराई गई या अंतरित की गई संपत्ति को जानते हुए बेईमानी पूर्वक रखेगा, सिद्ध दोष होने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या है दंड? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 4। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 4। जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है। क्या है? वह चुराई हुई संपत्ति है। चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करना, मतलब जो लोग चुराई हुई संपत्ति का हैबिचुअल ऑफेंडर है, उस प्रकार का व्यापार ही करते हैं। तो उस स्थिति में यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब अभियुक्त चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करने का अभ्यस्त हो, हैबिचुअल हो। अभियुक्त चुराई हुई संपत्ति का व्यापार करने या उसे बैनित करने का अभ्यस्त तथा तब माना जाएगा जब उसने विभिन्न स्थानों पर लूट की संपत्तियों को अलग अलग जगह भिन्न भिन्न तिथियों को प्राप्त किया हो। क्या किया हो? भिन्न भिन्न तिथियों में प्राप्त किया हो। सिद्ध दोष होने पर आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 317 सब क्लॉज 4 में दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसी में 5 सब क्लॉज बीएनएस की धारा 317 का। बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 क्या कहता है? जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बैनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करेगा जिसके विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है। देखिए साथियों, इसमें मदद करने वाले को भी मुल्ज़िम बनाया जाएगा। कैसी मदद? चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। इस धारा के अंतर्गत चोरी की संपत्ति को छिपाना या छिपाने में सहायता करना दंडनीय अपराध माना गया है। इस धारा के अपराध के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। अभियुक्त को यह जानकारी हो या विश्वास करने के लिए उचित कारण हो कि प्रश्नगत संपत्ति चुराई हुई है। नंबर 2, अभियुक्त ने उस संपत्ति को छिपाने, बयान करने या इधर उधर करने में स्वेच्छा भाग लिया हो। क्या किया हो? स्वेच्छा भाग लिया हो। हरि सिंह बनाम सम्राट के बाद में एक टैक्सी ड्राइवर, हरि सिंह बनाम सम्राट के बाद में एक टैक्सी ड्राइवर कुछ यात्रियों को लेकर टैक्सी में जा रहा था। रास्ते में किसी अज्ञात कारणवश जब टैक्सी एक जगह रुकी तो उसमें से 2 यात्री उतरे और उन्होंने वहां से 3-4 गज दूर खड़े एक व्यक्ति को लूटकर उसके 50 रुपए छीन लिए। तत्पश्चात वे दोनों वापस टैक्सी में आकर बैठ गए तथा ड्राइवर ने लूटे गए व्यक्ति की चीख पुकार की अनदेखी करते हुए टैक्सी तेज गति से आगे बढ़ा दी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि ड्राइवर ने लुटेरों को लूट कर धन लेकर भागने में सहायता की थी, इसलिए वह भी धारा 414 के अंतर्गत अपराध का दोषी है। यानी बीएनएस की धारा 317 का सब क्लॉज 5 के अंतर्गत दोषी है। दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या प्रावधान है? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 317 चुराई हुई संपत्ति, जिसके 5 सब क्लॉज हैं। हमने एक एक करके बताए हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे चीटिंग के विषय में।